हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीटीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और जिन बच्चों ने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं वो लोग जाकर टेलीग्राम पे से सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला आपका कहता है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, जैसा कि एक नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित है, जैसा कि स्टार या बैच प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। यानी कि वो ये कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी है और वो पुरस्कार पाने की इच्छा में बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, तब वो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। कहता है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है। कहता है अधिनियम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास करता है, समझने के लिए अधिक हमसे आनंद प्राप्त करता है, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना ऐसा करता है। नहीं, देखो ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। पुरस्कार के बिना थोड़ी ना कर रहा है, वो पुरस्कार पाने के लिए ही कर रहा है। कहता है समझने के लिए कि अधिक हमसे आनंद प्राप्त करना, ये हमसे कुछ गलत है। फिर कहता है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए, वो अन्य लोगों को खुश करने के लिए नहीं कर रहा है बेटा, उसका जो है अधिनियम के प्रति जो वो काम कर रहा है उसके प्रति एक भौतिकवादी अभिवृद्धि बन गई है। यानी कि वो किसकी, भौतिक का मतलब होता है जैसे कि भौतिक पुरस्कार का मतलब होता है जैसे कि मेडल मिलना, पुरस्कार मिलना, पुरस्कार में मेडल मिलना, मतलब यानी कि ठोस चीज़ें मिलना, ये होता है आपका भौतिकवादी। तो वो क्या हो गया है, भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास हो रहा है उसके अंतर्गत। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि पाने के चक्कर में रट्टा मारने को, प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आपका संज्ञान और संवेग से ज़रूर आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन रूप इसका बदला हुआ होता है। ठीक है, मेरा कराने का उद्देश्य बेटा आपको पैटर्न बताना है कि किस किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आना है। ठीक है, ये मत समझना कि सर यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि संज्ञान और संवेग से एक क्वेश्चन आएगा, अब उसका रूप कैसा भी हो सकता है। कहता है कि संज्ञान एवं संवेग के मध्य किसी प्रकार का संबंध होता है। कहता है दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं या संज्ञान संवेग को प्रभावित करते हैं। नहीं बेटा, संज्ञान और संवेग जो होते हैं एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया यानी कि सन्निहित होते हैं, ना कि वो अलग अलग होते हैं। ना ही संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, ना ही संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, अलग अलग नहीं होते हैं, सन्निहित होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये दो लोग हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। इसने इसको गाली दी, लेकिन ये किसी तीसरे पर्सन से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। इसने सुनी नहीं, यानी कि इसके संज्ञान में ही नहीं आई। जब संज्ञान में ही नहीं आई तो ये गुस्सा थोड़ी ना करेगा इसके ऊपर गुस्सा थोड़ी ना करेगा कि कोई इससे बातों में लगा हुआ था। यानी कि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और यही अगर ये बंदा नहीं होता, अगर ये इसकी गाली सुन लेता तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाता, मारपीट स्टार्ट हो जाती। तो संज्ञान में आएगा तभी तो आप रिएक्शन करोगे, है ना। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं, पारस्परिक क्रिया यानी कि सन्निहित होते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिग्रहण को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो अधिग्रहण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। देखो बेटा, विद्यार्थी की अभिरुचि प्रभावित करती है, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ भी करती हैं, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सब कुछ प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। किसके, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहता है कि उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण। देखो स्मरण याद करना निगेटिव शब्द है। पुरस्कार एवं दंड, मैंने आपको बताया था कि ये टैग वर्ड कट जाते हैं। अब कहता है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध या सामाजिक पारस्परिक अंतर्क्रिया। ज्ञान के सार्थक रहने के लिए बेटा बच्चों का एक ग्रुप में होना जरूरी है, जिससे कि उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास होता है और एक दूसरे से वो क्या कहते हैं, सोशल अट्रैक्शन से जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सार्थक अधिगम का जो संरचना बनेगी वो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया के अंतर्गत बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ये है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं। यह कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों के बारे में बिल्कुल भी गलत टिप्पणी नहीं चलेगी। आप बच्चों के बारे में गलत कुछ भी धारणा नहीं रखेंगे अपने पास। कहता है ये है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। नहीं, देखो बाल्यावस्था में शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा। अब सर या तो सी होगा या तो बी होगा। अब आप अच्छे से पढ़िए। कहता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। तो बाल्य अवस्था की अवधारणाएं जो भी हैं वो एक सामाजिक संरचना नहीं है। क्यों, अभी मैं बता देता हूँ। कहता है कि बी वाला कि ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब सार्वभौमिक कैसे होती है, देखो अगर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था मान लो 6 से 12, ठीक, और बाई को हमारा प्याजे के अनुसार 6 से 12 कौन सी अवस्था में आ जाती है, ये आ जाती है हमारी मूर्त अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या होता है बेटा, संरक्षण आ जाता है, आपका क्रम परिपक्व तो हो जाता है, लेकिन ये सार्वभौमिक ही तो होता है। बस ये ज़रूर होता है कि कोई जल्दी कर लेता है, कोई देर में करता है, लेकिन होता सार्वभौमिक है, करते सभी हैं, इस स्टेज से सभी गुजरते हैं। और जो जो स्टेप आते हैं प्याजे के अनुसार वो सारे कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये है समय का जो निर्धारण होता है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता सब में सार्वभौमिक है। ठीक है बेटा, देखो क्रम का परिपक्व होना पाया जाता है इसमें, लेकिन कोई बच्चा जल्दी कर लेता है, कोई देर में कर लेता है। इसी तरीके से तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की देर में हो जाती है ना। तो फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी माध्य वाले व्यवस्था की विशेषता, माध्य नहीं होगा बेटा, मध्य वाले अवस्था होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो क्या होगा, मध्य, मध्य तो लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे क्या होगा, वाले अवस्था। ठीक बेटा, मध्य वाली अवस्था की विशेषता है। ठीक, तो मध्य वाली अवस्था दो अवस्था में विभाजित कर दिया गया है बाल्य अवस्था को। कितनी अवस्था में, 2 अवस्था में। एक तो चलती है आपकी 6 से 9 और दूसरी चलती है 9 से 12। ठीक, कहता है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। ठीक, फिर कहता है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। फिर कहता है कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। फिर कहता है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी 2 विशेषताएं होती हैं बाल्य अवस्था की। एक जो अवस्था होती है 6 से 9 चलती है, एक जो होती है आपकी 9 से 12 चलती है। तो 6 से ये 9 जो है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये प्याजे के अनुसार मूर्त अवस्था आ जाती है। अब मूर्त अवस्था में जो है तार्किक एवं मूर्त सोचना क्या हो, मैंने अभी बताया था कि तार्किकता की शुरुआत हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, तार्किकता की शुरुआत हो जाती है। बेटा ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत हैं, बाल्यावस्था के अंतर्गत, लेकिन हमें मध्य वाली अवस्था बताना है जो मूर्त प्याजे के अनुसार किस में आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किकता की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है बेटा। ठीक है, विकसित, ये जो विकसित की बात कर रहा है ये बेटा किस में आता है, ये अमूर्त चिंतन में आ जाता है, यानी कि चौथी अवस्था में, इसलिए नहीं होगा ये वाला। कहता है शारीरिक विकास और वृद्धि तेज होती है, बेटा ये बाल्यावस्था में होती है नहीं ना, किशोर अवस्था में होती है। ठीक है, कहता है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक, संवेदी पेशी अवस्था प्याजे के अनुसार पहली अवस्था है। देखो ये इसलिए कट जाएगी, और ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। तो तीनों ऑप्शन आपके कट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कैसी अवस्था है। मैंने देखो पहले भी आप लोगों को बताया था कि प्राथमिक अगर अवस्था पूछेगा तो परिवार आ जाएगा आपका। ठीक है, और मैंने इसको पहले भी बताया था कि परिवार के साथ बेटा जो शब्द भी जुड़ा होगा वो सारा का सारा प्राथमिक अवस्था में आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था
द्वितीय अवस्था में बेटा कौन आ जाता है, स्कूल आ जाता है आपका, ठीक है। और स्कूल के साथ जो शब्द भी जुड़ा होगा वो द्वितीय अवस्था में ही आएगा। अब देखो हमारा जो है परिवार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, तो परिवार हमें देखना है, परिवार हमारी कैसी अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है, ठीक। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विकसित करता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक निश्चयता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ या पाड़। देखो बेटा वाइगोस्की ने 2 शब्द दिए हैं आपके, एक दिया है आपका ZPD और एक आपका दिया है स्कैफोल्डिंग, ठीक। ये 2 शब्द दिए हैं, दोनों में बेटा सहायता दी जाती है, दोनों में क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है, सहायता जो है दोनों में दी जाती है। इसमें क्या है, बीच में दी जाती है, इसमें क्या है, शुरुआत में दी जाती है, ठीक। इसके द्वारा सहायता कैसी होती है, स्थायी होती है, जबकि इसके द्वारा कैसी होती है, अस्थायी होती है। तो जब बीच में दी जाएगी तो वर्तमान समय में ही दी जाएगी, क्यों, क्योंकि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का बीच में अटक जाना और जो वयस्क के द्वारा से भरा जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ZPD बोलते हैं। जबकि ये जो इसके फोल्डिंग शब्द है जिसे हम पाड़ या ढांचा बोलते हैं, ये जो होता है शब्द आपका बेटा, ये जो होता है ये स्टार्टिंग में दी जाती है, यानी कि वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, ये वर्तमान स्तर को नहीं करता है बेटा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो मेरे हिसाब से तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, यानी कि ZPD ही होगा, क्योंकि बीच में जब अटकता है तो वर्तमान समय में सहायता दी जाती है, इसमें शुरुआत में दी जाती है, ठीक है। तो एक बार इस बार क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई है तथा ये कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है, ठीक है। यानी कि पता है कौन सी अवस्था है बेटा आपकी, इसकी तीसरी एक अवस्था है जिसमें 2 उपअवस्थाएं हैं, एक होता है जिसे हम परंपरागत अवस्था बोलते हैं, परंपरागत अवस्था बोलते हैं। इसमें होता है एक सार्वभौमिक होता है आपका सार्वभौमिक और एक होता है आपका सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध क्या होता है बेटा, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि तुम मुझे अनाज दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूं तुम मुझे टमाटर देना, तो सामाजिक अनुबंध ये हो जाता है। सार्वभौमिक नैतिकता मतलब होता है परोपकार, यानी मैं तो भूखा रह लूँगा तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा, तो इसमें भूखा रहने की कोई बात नहीं हो रही, तो सार्वभौमिक नैतिकता तो आपकी नहीं होगी, यानी कि वो क्या है, सामाजिक अनुबंध की अवस्था में है, तीसरी अवस्था की उपअवस्था पहली, आदान प्रदान परंपरागत अवस्था, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जेंडर वाइज से मिलेगा और बाकी रचनावाद से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कहता है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका या जेंडर पहचान। तो क्या कहते हैं, जेंडर वाइज, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। आप इंग्लिश में ही इसे याद रखेंगे जेंडर वाइज, क्योंकि हिंदी में कई नाम बदल बदल कर आते हैं आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।